Hello students, in today's class we are going to discuss about solubility. Solubility को कैसे डिफाइन किया गया है, जब सॉल्यूट सॉलिड हो तब और जब सॉल्यूट लिक्विड हो तब, इन पर हमको आज बात करना है। सॉल्युबिलिटी को अच्छे तरीके से समझने के लिए दो चीज़ों को जानना ज़रूरी है। पहला तो है डिसॉल्यूशन और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन आप बना रहे हैं और इस सॉल्यूशन में आप किसी सॉल्यूट को बुला रहे हैं। ओके, मतलब कि आप सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और इसमें आप किसको बुला रहे हैं? आप सॉल्यूट को बुला रहे हैं, सॉल्यूट को डिसॉल्व करा रहे हैं। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब आप डिसॉल्व कराइएगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराओगे तो क्या हो जाएगा भाई? बन जाएगा सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में ताकि सॉल्यूशन बन सके, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ dissolving solutes in solvent, solutes in solvent in order to for a solution is known as dissolution। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन के नाम से। मतलब कि चीनी को आपने पानी में घुलाया तो सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जो चीनी का पानी में घुलने का प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन। अच्छा, अगर आप चीनी को पानी में डिसॉल्व कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ, ऐसा तो नहीं है कि डिसॉल्व होते रहेगा चाहे कितना भी चीनी आप मिला दो पानी में, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि पहले तो आप वाटर में शुगर को मिलाए तो शुगर घुल गया, माने चीनी घुल गया और क्या बन गया? बन गया सॉल्यूशन। अच्छा, और अगर हम चीनी को मिलाते जाए पानी में तब क्या होगा? तो क्या ऐसा होगा कि चीनी का घुलना जारी रहेगा? नहीं, एक समय ऐसा आएगा जिस समय जितना चीनी आप अंदर डालिएगा पानी के अंदर, उतना ही चीनी जो पानी में ऑलरेडी पहले से घुला हुआ है वो सरफेस पे आ जाएगा। ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का सरफेस पे आ जाना है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं आप? क्रिस्टलाइजेशन। इस टॉपिक को जरा समझिएगा। मतलब कि द प्रोसेस इन विच द सॉल्यूट्स comes out of the solution is called crystallization, is called crystallization। मतलब पहले आप चीनी को पानी में आप डिसॉल्व करा रहे थे तो चीनी घुल जा रहा था, इस प्रोसेस को आपने बोला डिसॉल्यूशन। माने चीनी सॉल्यूट था और वाटर सॉल्वेंट था और ये मिलकर के सॉल्यूशन बना रहा था, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? डिसॉल्यूशन। अब आप चीनी को मिलाते गए, एक ऐसा समय आएगा जिस समय जितना चीनी आप सॉल्यूशन में डालिएगा उतना ही चीनी का अमाउंट सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा सरफेस पर। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। मान लीजिए कि अब आप चीनी जितना डाल रहे हैं उतना ही चीनी आ जा रहा है सरफेस पर। मतलब जो डिसॉल्यूशन की प्रोसेस है वो किसके बराबर हो जा रहा है? वो क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जा रहा है। माने डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जब इक्विलिब्रियम में आ जाए, ऐसा बोल सकते हैं हम, जब इक्विलिब्रियम में आ जाए तो अब हम और ज्यादा चीनी को डिसॉल्व नहीं करा सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी रखा, डिसॉल्व हो गया। 2 चम्मच चीनी रखा, डिसॉल्व हो गया। 20 चम्मच चीनी रखा, डिसॉल्व हो गया। मान लीजिए 21वां चम्मच आपने रखा, 1 चम्मच
20 चम्मच के बाद ऐड किया तो 1 चम्मच सॉल्यूशन से बाहर निकल जाए सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टलाइज हो जाए। तो जितना चीनी घुला 1 चम्मच उतना ही वापस आ गया। अब तो घुलेगा नहीं चीनी पानी में। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि जो डिसॉल्यूशन का प्रोसेस है वो क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो गया। माने जितना चीनी सॉल्यूशन के अंदर घुला उतना ही चीनी सॉल्यूशन से बाहर निकल गया क्रिस्टल्स के रूप में, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब डिसॉल्यूशन जब क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि हमको कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, हमको ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है जिसमें अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है। और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। माने जब डिसॉल्यूशन की प्रोसेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे, किसके साथ? क्रिस्टलाइजेशन के साथ। क्रिस्टलाइजेशन और डिसॉल्यूशन की प्रोसेस साथ साथ हो तो हम बोलेंगे कि कैसा सॉल्यूशन हमको मिल रहा है? हमको मिल रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमको मिल रहा है सैचुरेटेड। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड for above equilibrium is called क्या? Is called the saturated solution. Is called the saturated solution. ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड कहा जा सकता है जिसमें अब और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो। माने अगर आप जबरदस्ती डिसॉल्व कराएं भी तो जितना डिसॉल्व कराएं जितना मोल उतना ही मोल सरफेस के बाहर आ जाए, सॉल्यूशन से बाहर आ जाए और क्रिस्टलाइज हो जाए। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। माने अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट्स कैन बी एडेड, माने टेक्निकली आप उसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने अभी के टॉपिक में मैंने पढ़ाना था हमको सॉल्युबिलिटी, तो आपने सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले डिसॉल्यूशन समझा। डिसॉल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाना, दैट इज डिसॉल्यूशन। उसके बाद ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर है वो बाहर आने लगे किसी कारणवश, एक्सट्राइडेशन ऑफ सॉल्यूट की वजह से, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसा सिचुएशन जिसमें डिसॉल्यूशन का प्रोसेस माने रेट ऑफ डिसॉल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को माने कितना मोल घुला रखा है वो, उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के माने द कंसंट्रेशन, एक तरीका ये है समझने का, द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन is known as solubility, उसी को बोलते हैं solubility। जैसे मान लीजिए कि चीनी पानी का सॉल्यूशन है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया चीनी पानी का। कितना चीनी को मिला करके? 3 मोल चीनी को मान लीजिए मिला करके, तो 3 मोल उसका कंसंट्रेशन हो गया पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मान लीजिए 1 लीटर आपने पानी लिया है, उसमें 3 मोल चीनी मिला दिया है, तो सॉल्यूशन बन गया। 3 मोल से ज़्यादा नहीं घुल सकता क्योंकि अब और घुलाइएगा तो रेट ऑफ डिसॉल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड कंडीशन में है तो 3 मोल जो हुआ वो उसका कंसंट्रेशन हुआ 3 मोल पर लीटर, वही उसका सॉल्युबिलिटी भी हो गया। माने उससे ज़्यादा अब और डिसॉल्व नहीं करा सकता है, उससे ज़्यादा अब और सॉल्युबल नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ को, इसलिए सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम वही हो गई। एक तो तरीका ये है सॉल्युबिलिटी को समझने का। दूसरा तरीका है सॉल्युबिलिटी को समझने का, 100 ग्राम आप लीजिए सॉल्वेंट, उसमें कितना ग्राम मैक्सिमम सॉल्यूट को आप डिसॉल्व करा सकते हैं। 100 ग्राम का लीजिए आप सॉल्वेंट लीजिए और मैक्सिमम अमाउंट उसमें सॉल्यूट का कितना घुला सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं हम क्या? सॉल्युबिलिटी। मींस ध्यान से समझिए, 100 ग्राम सॉल्वेंट का लीजिए, उसमें मैक्सिमम कितना ग्राम घुला सकते हैं ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। जब तक घुलते रहेगा तब तक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिला। जब मैक्सिमम घुल जाएगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। तो जितना मैक्सिमम आप 100 ग्राम में घुला सकते हैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट में
किसी भी सॉल्यूट को उसका मैक्सिमम ग्राम भुला सकते हैं, उसी को उसका क्या बोल देंगे हम, सॉल्युबिलिटी। माने सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया गया है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute in gram dissolved in 100 gram of solvent to form saturated solution is known as solubility। यानी 100 ग्राम में मैक्सिमम ग्राम कितना आप डिसॉल्व करा सकते हो। मान लो 100 ग्राम पानी में 4 ग्राम कोई सॉल्यूट मैक्सिमम आप डिसॉल्व करा दिए, वो 4 ग्राम सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी हो गया। 4 ग्राम से ज़्यादा घुल भी नहीं सकता है, इसलिए सॉल्यूशन सैचुरेटेड भी हो गया। तो ये है सॉल्युबिलिटी का दूसरा परिभाषा। पहला परिभाषा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वही उसका सॉल्युबिलिटी होगा। माने द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, या द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। हो सकता है अमाउंट मोल में हो या कुछ और में, लेकिन नहीं, ग्राम में लेना है, कन्वेंशन ग्राम में ही है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which can be dissolved in 100 gram of solvent in order to make saturated solution is known as solubility। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद हमको देखना है solubility किसका किसका, दो चीजों का solubility देखना है। पहला तो solubility of solid और दूसरा solubility of gas। अब देखिए, अब आपको देखना ये है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस किस तरह से सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा है गैस इन लिक्विड। माने सॉल्यूशन के लिए सॉल्युबिलिटी डिफाइंड होगा, ये बात आपको पता है, और कैसे सॉल्यूशन के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। लेकिन जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने इसके अंदर NaCl डिसॉल्व करा दिया, ये H2O है और ये क्या मिला दिया, NaCl। तो NaCl भी सॉलिड है, H2O तो लिक्विड है, सॉल्वेंट है। तो एक केस हो सकता है कि जब सॉलिड किसी लिक्विड में घुल करके सॉल्यूशन बना रहा हो तो उसका सॉल्युबिलिटी हमको पढ़ना पड़ सकता है। दूसरा केस ये है कि हो सकता है कि आपने बॉटल रखा हो, बॉटल में पानी रखा हो और इस पानी में O2 माने ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हो रहा हो, तो भी तो सॉल्यूशन बनेगा। शुरू में ही बताया था मैंने, सॉल्यूशन 9 प्रकार का होगा, जिसमें हो सकता है सॉल्यूट गैस हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो। आप देख लोगे लेक्चर नंबर 1 तो पता चल जाएगा। सो दिस विल आल्सो फॉर्म सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा तो इसका भी सॉल्युबिलिटी होगा। मतलब सॉल्युबिलिटी दोनों केस में होगा, जब सॉलिड लिक्विड में घुल रहा हो और दूसरा जब गैस लिक्विड में घुल रहा हो। जब गैस लिक्विड में घुलेगा तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ लॉ पढ़ना पड़ेगा, दैट इज हेनरी लॉ, एप्लीकेबल फॉर ओनली गैस इन लिक्विड। और यहाँ के केस में ऐसा कुछ भी केस आपको नहीं देखना पड़ सकता है। So this topic becomes more important. This becomes more important because इसमें हेनरी लॉ पढ़ना है, और हेनरी लॉ पर जो क्वेश्चंस है वो नीट में और जेई में, इवन कोर्ट्स में भी पूछा जाता है। So it becomes more important. हालांकि पढ़ना आपको दोनों है,
हम दोनों केस को देखेंगे। केस 1 ये होगा कि जब सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा, जब गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, तो केस 1 को पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद केस 2 को हम डील कर लेते हैं। केस 1 और केस 2 दोनों को डील करना है, और उसके बाद तब जाके आपको हेनरी लॉ वगैरह का कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, तो केस 1 इज, व्हाट इज केस 1? व्हाट इज केस 1? केस 1 इज when solid is dissolved in liquid solvent। लिक्विड सॉल्वेंट, जब किसी सॉलिड को आप लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा रहे हो तब का केस है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं इस केस के डेफिनेशन की, माने ऐसे केस में डेफिनेशन क्या हो जाएगा। तो डेफिनेशन अभी भी बताया कि ऐसे केस में आप ये मान के चलो कि 100 ग्राम जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, दैट मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ solvent is known as solubility। माने डेफिनेशन ये है कि the amount of solute in gram, याद रहना चाहिए ग्राम में, that can be dissolved in 100 gram of liquid solvent is known as solubility। इसको कहा जाता है solubility। पहले तो डेफिनेशन केस 1 के लिए, उसके बाद बात आता है कि ये जो solubility है केस 1 में, जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो ये सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा है नेचर ऑफ टेम्परेचर। इन दो चीज़ों पर ही सॉलिड सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब अब हमको देखना है, जब हम केस 2 में जान लेंगे कि सॉलिड है सॉल्यूट के रूप में, तो उसका डेफिनेशन देखिए कि डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम अमाउंट इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, उसी को बोलते हैं। और इसमें क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। ध्यान दीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड किस किस चीज पर डिपेंड करता है भाई। तो पहला तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट किस तरह का है, सॉल्वेंट किस तरह का है, इस पर डिपेंड करेगा इस सॉल्युबिलिटी किस तरह की होगी। उसके बाद दूसरा चीज है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा कि सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। पहला के बारे में देख लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये बातें एकदम क्लियर आ रही हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा, बिकॉज कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस देखना है कि सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे किया गया है और किन किन चीज़ों पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रहा है। पहला केस हम कर रहे हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट क्या है, हमारा सॉल्यूट जो है वो क्या है, वो है सॉलिड, लिक्विड नहीं है, सॉलिड है। तो वैसे कंडीशन में सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन किया वो देखा आपने। फिर हम देखेंगे कि ऐसे कंडीशन में सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। उसमें सबसे पहला बात था नेचर ऑफ सॉल्यूट। मान लीजिए हमारे पास ये वाटर है, ध्यान देना, ये क्या है, वाटर, इधर भी वाटर और इधर भी
इधर भी वाटर है। अच्छा, अगर आपसे हम पूछें वाटर इज पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर, तो जाहिर सी बात है पोलर होगा। वाई भाई क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वाटर के केस में इस तरह का कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, माने एक डाइपोल तो ये और दूसरा डाइपोल ये। माने वाटर में अगर हम देखें तो दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है, अगर इसको म्यू नाम दे, इसको म्यू नाम दे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर होगा म्यू आर, जो जीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। सो वाटर में डाइपोल्स है, दो डाइपोल्स है और दोनों एंगल पर है 160 डिग्री एंगल पर है। तो ये एंगल पर है तो इनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा, तो म्यू आर जो होगा माने रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट वो तो कुछ ना कुछ होगा, जिसकी वजह से वाटर जो है, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट कहने का मतलब कि इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, जो जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। सो वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। दो डाइपोल्स है, एक ये प्लस माइनस और एक ये प्लस माइनस, दो डाइपोल्स है, दोनों का डायरेक्शन ऐसे, रिजल्टेंट डायरेक्शन। सो वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, ये बात तो पता चल गया। अब अगर आपसे हम कहें कि मान लीजिए इसमें हम NaCl को डिसॉल्व करा रहे हैं और इसमें हम डिसॉल्व करा रहे हैं शुगर C12H22O11, है ना। अच्छा, ये पोलर है कि नहीं? देखो तो NaCl अगर हम बात करें तो पता चलेगा आपको कि NaCl में Na+Cl- है, माने ये भी एक डाइपोल है, माने ये पोलर है, NaCl पोलर है और ये क्या है? ये तो ऑलरेडी पोलर है ही। ये पोलर नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। तो अगर हम बात करें कि NaCl इज पोलर और नॉट, NaCl इज पोलर, देख लो भाई, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो NaCl इज पोलर। अब जरा अगर हम पूछें कि ये बात तो आप सुने होंगे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, माने जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छे से घुलता है, ठीक है। मतलब एक लाइन पहले लिख देते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ पोलर सॉल्यूट्स आर, polar solutes are dissolved in, polar solutes are dissolved in polar solvent and non-polar solvent, non-polar solute अगर है तो solvent भी इसके लिए कैसा होना चाहिए? इसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब कि जो पोलर होगा उसमें पोलर को घुलाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और जो नॉन पोलर होगा उसको अगर पोलर में घुलाइएगा तो उतना अच्छा डिसॉल्व नहीं होगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो Na+Cl- है, ये आयनिक कंपाउंड है, पोलर तो है ही, आयनिक कंपाउंड है, पोलर तो है ही, तो होगा ये कि इसका Na+ इस तरह से इसके चारों तरफ H2O मॉलिक्यूल्स एलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चारों तरफ एलाइन हो जाएंगे। और ऐसा होने में, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ऐसा होने की प्रोसेस को माने एक प्लस की तरफ माइनस जो है ये एलाइन हो गया, देख रहे हैं ना, एक Na+ के चारों तरफ H2O मॉलिक्यूल ऐसा लग रहा है जैसे Na+ को आके पकड़ लिया और चिपक गया उससे। ऐसे घटना को केमिस्ट्री में हम हाइड्रेशन का नाम देते हैं और वाटर की जगह कोई और अगर सॉल्वेंट हो तो उस घटना को हम सॉल्वेशन का नाम देते हैं। तो होता ये है कि यहाँ पर ये हाइड्रेशन हो गया, तो हाइड्रेशन होने के साथ हाइड्रेशन जैसे ही हो गया तो हाइड्रेशन होने के बाद इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी।
तो ये जब ऐसा हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है माने मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की ओर हम बढ़ रहे होते हैं इस प्रोसेस में। तो हमने देखा कि NaCl को जब आप H2O में डिसॉल्व कराओगे तो हाइड्रेशन होगा और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अगर शुगर की बात करें तो शुगर अगर हम इसमें लिख दें C12H22O11 तो शुगर इज नॉन पोलर, इसलिए इसके चारों तरफ इस तरह से जो H2O मॉलिक्यूल्स का जमावड़ा होगा वो आप नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात हाइड्रेशन नहीं होगा, और हाइड्रेशन नहीं होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी, सो वी विल नॉट गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक में पोलर जो है पोलर के चारों तरफ अरेंज करके हाइड्रेशन की प्रोसेस को कराता है, एंड उसके बाद कौन सा एनर्जी रिलीज होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ, तो इसमें क्या होगा, हम ये बोल रहे थे कि पोलर जो है पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, ऐसा होने से एनर्जी रिलीज होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की प्राप्ति होती है, उसमें नहीं होता है। दैट्स व्हाई वाटर अपने अंदर आयनिक कंपाउंड को बड़े अच्छे से डिसॉल्व करा देता है। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट तो सेम है, यहाँ भी H2O और यहाँ भी H2O। यहाँ जो सॉल्यूट है वो क्या है, NaCl, और यहाँ जो सॉल्यूट है वो क्या है, वो है C12H22O11। C12H22O11 जो ऑर्गेनिक है उसमें आयंस नहीं है, तो इस वजह से ये उतना अच्छा नहीं खुलता है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा, एक आपको डेटा मैं बताता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि इनमें कौन ज्यादा खुलता है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है जनरल टेम्परेचर पर ये है 5.3 मोल पर लीटर, 5.3 मोल पर लीटर, और दूसरा जो दिया हुआ है ये है 3.8 मोल पर लीटर। ये कितना खुल सकता है, 3.8 मोल पर लीटर। मतलब आप ये समझ लो ना, आप ये समझ लो कि अगर H2O में आपने NaCl डिसॉल्व कराया तो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, लेकिन NaCl कितना डिसॉल्व हो सकता है, 5.3 मोल पर लीटर। और अगर इसी H2O में आपने चीनी को मिलाया तो ये चीनी डिसॉल्व करा के नो डाउट सॉल्यूशन तो बनाएगा, लेकिन इस चीनी का कितना मोल डिसॉल्व हो सकता है, 3.8 मोल पर लीटर। तो जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है 5.3 मोल की। किसकी ज्यादा है, 5.3 मोल की ज्यादा है, मोल ज्यादा है उसका, इसलिए वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे सॉल्यूट का नेचर बदलने से सॉल्युबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला केस तो यही देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ या नेचर, पहला देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, उसमें पहला क्या था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आपने देखा है कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर बदल जाने से सॉल्युबिलिटी प्रभावित हो जा रही है। ये तो एक एग्जांपल था। उसी तरह से आप बताइए, अगर आपसे हम पूछें उसी तरह से कहा जाए कि जैसे मान लीजिए आयोडीन है हमारे पास, दूसरा एग्जांपल कि मान लीजिए हमारे पास आयोडीन है और इसको डिसॉल्व कराना है H2O में, है ना, इसको डिसॉल्व कराना है H2O में। एक एग्जांपल में हमने सॉल्वेंट को कॉमन रखा था, सॉल्यूट को बदला था। इस एग्जांपल में सॉल्यूट को कॉमन रखते हैं और सॉल्वेंट बदलते हैं। आयोडीन जो है वो नॉन पोलर है, नो डाउट, म्यू इज 0, एंड दूसरा ये कोवैलेंट भी है, एंड H2O में ये पोलर है, सो म्यू इज समथिंग, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एंड ये कोवैलेंट
0 हो गया। तो जरा बताइए कौन किस में ज्यादा घुलेगा? आपको पता है कि पोलर जो है वो पोलर को डिसॉल्व कराता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स अराउंड द एनायंस और कैटायंस। हाइड्रेशन होता है वहां पर, सॉल्वेशन होता है वहां पर। यहाँ की अगर बात करें हम तो यहाँ आयोडीन जाहिर सी बात है कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज्यादा घुलेगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर। अभी हम बोले हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ऐसा इसके पीछे अगर वजह पूछे, वहां तो बता दिया उसका वजह कि क्यों पोलर में पोलर घुलता है, तो हाइड्रेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट बताया। नॉन पोलर में नॉन पोलर क्यों घुलता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल एंड दिस I2। मतलब इंटरेक्शन इस I2 और CCl4 के बीच का जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से I2 ज्यादा घुल पाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। माने अगर पूछा जाए आपसे कि कौन से केस में आयोडीन ज्यादा सॉल्युबल है, तो क्या जवाब दीजिएगा? आप जवाब दीजिएगा इसका कि आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन CCl4 देन इन वाटर। और रिजल्ट क्या निकला? आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन CCl4 than that in water। तो इस तरह से नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बदलने से सॉल्युबिलिटी बदल जाती है। जो पोलर होगा वो पोलर को बुलाएगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर को बुलाएगा। ये बात समझ में आ गई? उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए ये बेंजीन है, ये 0 है इसका, ये नॉन पोलर है। बेंजीन क्या है? नॉन पोलर है। तो बेंजीन नॉन पोलर है तो कहाँ घुलेगा ये? जाहिर सी बात है नॉन पोलर में तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है। सो पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर। माने याद रखिएगा पोलर सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। तो ग्रेटर एक्सटेंट देयरफॉर उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जो पोलर होगा उसमें पोलर को बुलाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, नॉन पोलर को बुलाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इतना बात समझ में आया? इतना बात के बाद अब जो जरूरी चीज है हमारा उसको मिटा दें। ओके, इतना होने के बाद कुछ सॉल्यूट्स इफेक्ट मतलब इसमें सॉल्युबिलिटी को हम देख रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी में देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक तो आपने ये देख लिया नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बदलने से कैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ घट सकता है। दूसरा कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जैसे कि NaNO3, KNO3, KCl, NaCl। नहीं ये तो टेम्परेचर का बात मतलब सॉरी मिस्टेक हो गया। टेम्परेचर का आप देखना, दूसरा कैसे देखना है ना, ये बात तो समझ में आ गया। आप देखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखना है। मतलब पहला वाला केस था कि जब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो जाए, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बदल जाए तो कैसे सॉल्युबिलिटी प्रभावित होगी, उससे रिलेटेड बात था। अब देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बदलने से सॉल्युबिलिटी किसी किसी सॉल्यूट के लिए बढ़ भी सकता है और किसी किसी के लिए घट भी सकता है। तो हम कुछ वैसे सॉल्यूट्स का बात करेंगे जिसके लिए टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, फिर देखेंगे टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटता है, फिर देखेंगे टेम्परेचर बदलने से कुछ नहीं होता है। 3 कैटेगरी में, ठीक है। तो पहला टेम्परेचर बदलने से पहला क्या देखना है, टेम्परेचर
बदलने से मैंने बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। पहला केस है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें टेम्परेचर के बदलने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। कौन से कंपाउंड है वो और क्यों ऐसा होता है? तो देखिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जैसे कि अभी लिखा था हमने NaNO3, KNO3, NaCl, KCl, etc। ये कुछ ऐसे सॉल्यूट्स हैं जिनके केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये चीज घुलेगा, माने टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है इसके पीछे का वजह ये है कि जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन देने का प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक है। इसलिए टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो ली शैटलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए फॉर अबव सॉल्यूट्स, फॉर अबव मेंशन्ड सॉल्यूट्स, with rise in temperature, with rise in temperature, for above mentioned solute, the process of dissolution, the process of dissolution is exothermic। और जब ये एक्सोथर्मिक होगा तो जाहिर सी बात है ली शैटलिस प्रिंसिपल कहता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में होगा, एंड फॉरवर्ड दिशा सॉल्यूशन बनने का है, इसलिए मोर एंड मोर सॉल्यूट विल गेट डिसॉल्व्ड। फॉर अबव मेंशन्ड सॉल्यूट्स द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। सो विथ राइज इन टेम्परेचर the solubility increases। ऐसे केस में ली शैटलिस प्रिंसिपल को आप अगर अप्लाई करोगे तो देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक्सोथर्मिक होगा तो फॉरवर्ड होगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा मतलब सॉल्यूशन बनना, सॉल्यूशन बनना मतलब सॉल्यूट का ज्यादा से ज्यादा घुलना, और सॉल्यूट का ज्यादा से ज्यादा घुलना इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का बढ़ जाना। ये बात क्लियर है? तो इस तरह से आपने पहले केस को देख लिया जिसमें ये सॉल्यूट्स अपने सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे, अपने सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देंगे अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तब। उसके बाद कुछ ऐसे भी हमारे पास मिलेंगे कंपाउंड्स जैसे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट। कुछ ऐसे भी हमको कंपाउंड मिलेंगे जैसे लिथियम कार्बोनेट, सीरियम सल्फेट एंड Na2CO3 into H2। लिथियम कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे आप, Li2CO3, एंड सीरियम सल्फेट को सीरियम सल्फेट ऐसे लिखते हैं। सो दिस लिथियम कार्बोनेट एंड सीरियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट ये ऐसे सॉल्वेंट हैं, सॉल्यूट्स हैं जिनमें अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दिए, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी इनका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। व्हाई, उल्टा, मतलब ऐसे सॉल्यूट्स के लिए है ना। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है जब टेम्परेचर को बढ़ाया आपने तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गया। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गया मतलब ऐसे सॉल्यूट्स के लिए, मतलब लिथियम कार्बोनेट हो गया या फिर सीरियम सल्फेट हो गया या फिर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हो गया, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूशन
बनने की प्रोसेस है, माने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, solute plus solvent, this gives solution। ये जो है इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये एंडोथर्मिक कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्ट, इसको ऐसे करके बताते हैं। ये वाला जो केस है इसमें क्या हो रहा है? सेकंड वाले केस में solute plus solvent and plus heat, ये मिल करके क्या बना रहा है? ये मिल करके बना रहा है सॉल्यूशन। मतलब कि ऐसे केस में, सेकंड वाले केस में जो डिसॉल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, इसलिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा। ली शैटलीज प्रिंसिपल क्लास 11 में पढ़ना था और आप लोगों ने पढ़ा भी है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक हो तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगता है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? सॉल्यूशन टूट करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बदल जा रहा है, मतलब सॉल्यूबिलिटी तो घट ही जाएगी ना, सॉल्यूशन से निकल के बाहर भाग गया सॉल्यूट। इस एग्जांपल से ये पता चल रहा है, तो सॉल्युबिलिटी तो घट ही जाएगी। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूट्स के लिए, लिथियम कार्बोनेट, सीरियम सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ऐसे सॉल्यूट्स के लिए द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन इज कॉनथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंड एंडोथर्मिक का मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। कुछ ऐसे भी हैं सॉल्ट्स हाइड्रेटेड फॉर्म के जिनमें टेम्परेचर का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तीसरा केस वो भी है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा केस कि टेम्परेचर बढ़ा दो चाहे घटा दो, सॉल्युबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, इसको आप टेम्परेचर बदलो, आप टेम्परेचर दे रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बदल ही नहीं रहा है। होगा ये भी, ये बदल करके कैल्शियम क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट में बदलेगा एंड मोर ऑन बदलते चला जाएगा। इसलिए जो आप टेम्परेचर दोगे तो सॉल्युबिलिटी बदलने के बजाय वो एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरे हाइड्रेटेड फॉर्म में जाने में उस एनर्जी को यूज कर देगा, बट अपने सॉल्युबिलिटी को नहीं बदलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सॉलिड के केस में सॉल्युबिलिटी किस किस बात पर निर्भर करती है? तो पहले तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर, जहां पर आपने देखा कि कोवैलेंट कंपाउंड या नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में घुलेगा, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, पोलर पोलर में घुलेगा। दोनों के पीछे का वजह बता दी, एक में हाइड्रेशन या सॉल्वेशन वजह है, दूसरे में इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इस वजह से वहाँ पर आप देखते हैं कि वो ज़्यादा घुल जाता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जब टेम्परेचर को बदलेंगे तब क्या होगा? तो टेम्परेचर को बदलने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सॉल्यूट्स, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि कुछ सॉल्यूट्स जो होगा उसमें टेम्परेचर बदलने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे प्रोसेस के लिए जो डिसॉल्यूशन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। कुछ में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाता है, ऐसे सॉल्यूशन के लिए डिसॉल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। और कुछ ऐसे होंगे कि आप टेम्परेचर कुछ भी बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी बदलने के बजाय क्या बदल जाएगा? एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरे हाइड्रेटेड फॉर्म में वो सॉल्यूट चला जाएगा। सो दिस वाज अबाउट केस 1, जब हम सॉलिड को ले रहे थे किस चीज़ के रूप में? सॉलिड को हम ले रहे थे सॉल्यूट्स के रूप में। दूसरा बात आता है केस 2, जब आप सॉलिड को ले रहे हैं गैस और गैस को डिसॉल्व करा रहे हैं लिक्विड में, ये केस काफ़ी अहम हो जाता है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं।
अब देखना है हमको केस 2, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस 2 कि when solute is gas dissolved in लिक्विड, जब आप इसको डिसॉल्व कराते हैं लिक्विड में तब किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको देखना है। तो इसमें भी पहले तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बदल जाएगी ऐसे केस के लिए, फिर सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है वो बदल जाएगा, वो सारी चीज़ों को देखना है। तो पहले तो है डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? देखिए डेफिनेशन ये है कि कोई भी गैस एसटीपी कंडीशन पर होना चाहिए, कोई भी गैस 1 लीटर लिक्विड में कितना ml उस गैस का डिसॉल्व कर सकता है। 1 ml लिक्विड सॉल्वेंट में उस गैस का, जो गैस एसटीपी पर है, कितना ml डिसॉल्व कर सकता है। जितना ml डिसॉल्व कर सकता है उसी को हम उसका सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो सॉलिड के केस में क्या था, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट घुल सकता है, और यहाँ है 1 ml सॉल्वेंट में कितना ml सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशंस ऑफ द टू। मतलब इट इज डिफाइंड as maximum ml of gas at STP dissolved in 1 liter, dissolved in 1 ml of liquid solvent at that temperature to form the saturated solution. To form the saturated solution. To form the saturated solution at 1 atm pressure. At 1 atm pressure. मतलब कि किसी भी गैस का जो एसटीपी में कंडीशन में कन्वर्ट किया हुआ उस गैस का कितना ml 1 ml लिक्विड सॉल्वेंट में घुल सकता है 1 atm प्रेशर पर, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। डेफिनेशन क्लियर हुआ। उसके बाद आता है किन किन फैक्टर्स पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग the solubility of gas in liquid. Factors affecting the solubility of gas in liquid, है ना। सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस का किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? 3 फैक्टर्स। पहला तो है नेचर ऑफ गैस, और दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है सबसे अहम फैक्टर एंड वो है प्रेशर। तीसरा क्या है? प्रेशर। इन तीनों चीजों को हमको देखना है। नेचर ऑफ गैस, कुछ गैस ऐसा होगा जो ज्यादा घुलेगा, कुछ गैस ऐसा होगा जो कम घुलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे ये वाटर है, इसमें ऑक्सीजन घुलाइए कम घुलेगा, लेकिन इसी वाटर में NH3 घुलाइए ज्यादा घुलेगा।
वाटर। अच्छा वजह क्या है? वजह ये है ये H2O से रिएक्शन करके माने O2 प्लस H2O एट नॉर्मल कंडीशन कुछ नहीं देगा। हाँ हाई टेम्परेचर वगैरह देंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह बन जाएगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर O2 को NH3 से रिएक्शन करा दे नॉर्मल कंडीशन में तो ये दे देता है सॉरी NH3 को H2O के साथ में करा रहे हैं, NH3 को H2O के साथ करा दो तो क्या होगा NH4OH बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बन जाएगा, केमिकल रिएक्शन बन जाएगा। दैट्स व्हाई ये केमिकल रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा, इसलिए अमोनिया ज्यादा से ज्यादा घुलेगा जबकि ऑक्सीजन उतना अधिक नहीं घुलेगा। सो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अमोनिया से कम होगी। माने ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर पूछे हम, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी तो क्या होगा O2 से ज्यादा होगा अमोनिया का। उसी तरह से अगर O2 से पूछे हम HCl का ज्यादा होगा, बिल्कुल, बिकॉज़ HCl पानी में जाकर के H+ और Cl- आयोनाइज हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं, मॉइस्ट कंडीशन में HCl चला जाएगा। सो इसकी सॉल्युबिलिटी हम यहाँ HCl लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, HCl गैस हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों रूप में एग्जिस्ट करता है, गैस में भी और लिक्विड फेज में भी। तो अगर HCl को बुलाइएगा गैस को तो ऑक्सीजन से ज्यादा घुलेगा वो। तो रीजन बिहाइंड इट इज द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो जहाँ केमिकल रिएक्शन होगी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं होगा। तो पहला तो बात क्लियर हो गया, नेचर ऑफ गैस, वो गैस जो केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं सॉल्वेंट के साथ उनका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, जो नहीं करेंगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। जितने भी गैस डिसॉल्व होते हैं वो सारे के सारे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, दिस गिव्स सॉल्यूशन। जितने भी गैस डिसॉल्व होते हैं उनके लिए ये लाइन होल्ड करेगा, मतलब ये किसके लिए है? फॉर गैसेस। और ये गैसेस जो आप देख रहे हैं इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन दे रहा है और एनर्जी लग रहा है, माने प्रोसेस जो गैस के घुलने का है वो एंडोथर्मिक है। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इज एंडोथर्मिक। ध्यान रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज कौन थर्मिक? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक है तो आप जानते हैं ली शैटलेस प्रिंसिपल में कि जब भी कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा आपको एक्सोथर्मिक होने लगेगा रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब पीछे की तरफ रिएक्शन होने लगेगा और पीछे की तरफ गैस निकलेगा बाहर, माने सॉल्यूट के रूप में कौन है? गैस है। गैस बाहर निकल लेगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। इसका मतलब every gases which is dissolved in liquid to form a solution, when temperature increases then its solubility decreases because the gaseous molecule starts coming out of the solution. Why? Because of Lee-Shatlis principle. According to Lee-Shatlis principle, according to Lee-Shatlis principle. ली-शैटलिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कौन रिएक्शन होने लगेगा? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक होने लगेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के बढ़ा देने से। तो आई होप ये भी बात क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे गैस का घुलना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। So first point and second point has been cleared. Now third point which is very important is the pressure. Pressure का क्या रोल है ना? उसको जरा देखते हैं। प्रेशर
इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility। of gas। प्रेशर बढ़ाने से जो गैस का सॉल्युबिलिटी है वो क्या होता है, बढ़ता है। प्रेशर, हाई प्रेशर करोगे तो जो गैस डिसॉल्व होना है लिक्विड में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। माने विथ राइज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी, विथ राइज इन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। मतलब सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। माने अगर ग्राफ खींचे हम, इधर प्रेशर और इधर सॉल्युबिलिटी, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। प्रेशर को बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, सॉल्युबिलिटी को अगर आप मास में दिखा रहे हैं तो मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, माने मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, माने m प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट ये भी दिखा सकते हैं। एक तरीका है कि आप सॉल्युबिलिटी को मास ऑफ गैस में डिसॉल्व नहीं करा के आप मोल फ्रैक्शन में डिसॉल्व कराओ। माने ये वाले लाइन को, इफ सॉल्युबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, if solubility is represented in terms of mole fraction, if solubility is represented in terms of mole fraction, क्या हो जाएगा, mole fraction of gas dissolved directly proportional to pressure, या x of gas is equal to kh into p। एक फॉर्मूला ये भी होगी। यहाँ kh क्या है, kh है हेनरी कांस्टेंट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है कि सर जब x gas proportional to p तो क्या हम ये लिख सकते हैं p proportional to x gas? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो p बराबर क्या होगा, kh into x gas। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। kh का यूनिट तय करेगा कि आपको ये वाला यूज करना है या ये वाला। जैसे अगर ध्यान दें तो यहाँ kh का यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ kh क्या हो जाएगा, kh बराबर हो जाएगा आपको x गैस बटा प्रेशर। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, सो क्या हो जाएगा, पर बार। बार इनवर्स अगर दिया है तो समझ लो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया गया होगा। और अगर kh दिया है सीधे बार, इसका मतलब है ये वाला एक्सप्रेशन यूज हुआ होगा, बिकॉज p is equal to kh, kh is equal to p, p by x g x गैस, और x का तो कोई यूनिट होगा ही नहीं, इसलिए kh का यूनिट वही होगा जो p का यूनिट होगा। यानी आप ऐसे समझ लो ना कि kh बराबर कौन चीज, p बटा x गैस, p का होगा बार, और इसका कुछ यूनिट होगा ही नहीं, तो kh का यूनिट क्या हो जाएगा, बार, और एक में बार इनवर्स। लेकिन अगर बात करें इन दोनों में ज्यादा कॉमन फॉर्म कौन है, तो कॉमन फॉर्म मोस्ट कॉमन फॉर्म। इक्वेशन 1 इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ, यही हेनरी लॉ। इक्वेशन 1 इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कौन लॉ, हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ क्या है, तो वही solubility of a gas is directly proportional to pressure at constant temperature।
कौन कंडीशन पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर અને ફિક્સ્ડ ટેમ્પરેચર પર solubility of a gas is directly proportional to pressure. प्रेशर बढ़ाओगे solubility बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा तब। इसी को हम बोलते हैं हेनरी लॉ, जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, या मास के रूप में अगर करें तो ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। हेनरी लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हेनरी कांस्टेंट से संबंधित है। हेनरी लॉ नो डाउट ये तो बहुत इजी है, लिख दिया हमने, लेकिन हेनरी लॉ पर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी काफी पूछा जाता है और हेनरी कांस्टेंट पर भी काफी सारी बातें होती हैं, तो उस पर जरा बात कर लें। आगे मिटा दे, इसको मिटा दे, ये हेनरी लॉ। माने अगर कोई पूछे कि हेनरी लॉ क्या है, स्टेट कर, व्हाट इज हेनरी लॉ? स्टेटमेंट लिखो। हेनरी लॉ का आप स्टेटमेंट लिखो, तो कैसे लिखोगे? हेनरी लॉ का अगर पूछा जाए तो कैसे लिखोगे स्टेटमेंट? हाँ, कैसे लिखोगे स्टेटमेंट? स्टेटमेंट लिखोगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर the partial pressure of gas is directly proportional to partial pressure of gas is directly proportional to pressure, solubility. Directly proportional to solubility. जितना ज्यादा solubility उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर, मतलब उतना ज्यादा प्रेशर। इसी को बोलते हैं कौन सा लॉ? हेनरी लॉ। कौन सा लॉ? हेनरी लॉ। तो दिस हेनरी लॉ इज क्लियर, बट विदाउट न्यूमेरिकल एनीथिंग कैन नॉट बी क्लियर। अब न्यूमेरिकल्स करना है, ग्राफ करना है, बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन उससे पहले हमको करना है प्रॉपर्टीज ऑफ KH। प्रॉपर्टीज ऑफ KH माने इस KH का क्या क्या प्रॉपर्टी है, चलिए जरा उसको देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ KH, प्रॉपर्टीज ऑफ KH माने प्रॉपर्टीज ऑफ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट क्या है भाई? तो सबसे पहले तो आप ये देखो, P बराबर KH into X गैस है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, या पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दोनों हो सकता है। यहां से जरा बताओ आप KH क्या है? KH है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। अगर फर्स्ट पॉइंट हम पूछे कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो हर गैस का KH का वैल्यू अपना अपना होता है, माने KH का वैल्यू गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। माने द KH ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। पहला तो नेचर ऑफ गैस। अच्छा दूसरा देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ये तो ये किस जगह पर है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट आपने कर दिया तो प्रेशर जो है वो x के प्रोपोर्शनल है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा, KH इस इक्वेशन से KH बराबर क्या हो जाएगा? P बटा x गैस। अच्छा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस का सॉल्युबिलिटी घटेगा। आप ये भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जितने भी गैसेस हैं उनका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब गैस सॉल्यूशन में से बाहर निकलेगा। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट कि KH जो है नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी
टेम्परेचर इज increased, KH increases and solubility decreases, and solubility क्या decreases। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए। पहला तो गैस जो है, गैस का नेचर जो है उस पर KH डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, KH का वैल्यू ज्यादा कम होने से क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से तो पता चल गया है KH का वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन KH का वैल्यू ज्यादा है, ऐसा क्या मतलब, सॉल्युबिलिटी कम है, माने हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। तीसरा हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। पता है ना क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा हुआ था, एंड वाइस वर्सा। जिसका जितना ज्यादा KH का वैल्यू उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही कम। इस तरह से आप KH के बारे में तो जान गए। अब आपको यह भी देखना है कि हेनरी लॉ का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, हेनरी लॉ का एडवांटेज क्या है, माने कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, इन सब चीज़ों को देखना है। लेकिन उससे पहले हमको हेनरी लॉ पर प्रॉब्लम्स करना है। तो हेनरी लॉ पर प्रॉब्लम्स और हेनरी लॉ पर जो डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।